हाय एवरीवन, मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस की तरफ से आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स या फिर जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के सामने आते हैं, उन सभी को हमने एक-एक करके देखा था। ठीक है, आज जो हम वीडियो आपके सामने ये रखने जा रहे हैं या फिर जो बनाने जा रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, जो कि आपके सामने दिख ही रहा है, मैंने लिख भी दिया है। वैदिक सभ्यता को आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग मेरी वैदिक सभ्यता की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता का पतन जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि लगभग 1750 या 1700 के आसपास इसका पतन हुआ। उसके बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। वैदिक सभ्यता भी सॉरी वैदिक सभ्यता भी दो पार्ट में विभाजित हुई। एक तो पूर्व वैदिक सभ्यता, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पूर्व वैदिक सभ्यता या इसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि पता चल सके कि पूर्व वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता आखिर किस प्रकार पूर्व वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इन सभी का डिफरेंसेस एक अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ कंप्लीट करेंगे पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कालक्रम को देख लेते हैं कि पूर्व वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको दो भाग में विभाजित या डिवाइड करके हम पढ़ते हैं ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, और सबसे पहले उसको दो पार्ट में विभाजित करने का यहाँ ये मतलब है कि एक तो वैदिक सभ्यता के पहले की जो सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता की जब शुरुआत की गई थी तो उस वैदिक सभ्यता के पहले की का जो काल क्या था, उस सभ्यता की जो बातें क्या थी, उसका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी कारण थे, उन सबको हम पूर्व वैदिक सभ्यता की नजर से या ऋग्वैदिक सभ्यता की नजर से देखते हैं। साथ ही उसके बाद वैदिक सभ्यता जब पूरी तरह से अप्लाई हो गई, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो उसका जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब बात हो गई वैदिक सभ्यता में इन दोनों भागों की। सबसे पहले हम यहाँ वैदिक सभ्यता में वैदिक का अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक जानकारी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो वैदिक शब्द जो है, वैदिक शब्द वेद से बना है। ठीक है, वेद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, इट मीन्स नॉलेज।
ठीक है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है। इस शब्द के जो निर्माता थे वे आर्य थे। ठीक है। इस शब्द के निर्माता जो थे वे उनको मतलब इस शब्द के जो निर्माता थे, वैदिक शब्द के जो निर्माता थे, उनके निर्माता को हम आर्यों के नाम से जानते हैं जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ या अभिजात्य। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अभिजात्य। ठीक है। सबसे पहली बात कि आर्य कहाँ से आए थे, आखिर भारत में वे किस जगह से एंटर किए थे, किस जगह से वे भारत में आए थे, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है। मैक्स मूलर साहब कुछ और कहते हैं, अनेक विद्वान कुछ और कहते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन ईरान का एक ग्रंथ, ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। ठीक है। इस ग्रंथ का नाम ही है, ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। ठीक है। इस वेद से इस बात की जानकारी होती है कि जो आर्य थे वे ईरान से भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है। इस बात को हम मानते हैं क्योंकि ये ईरान के एक ग्रंथ में लिखा गया। वो ग्रंथ कौन सा है? तो जेंद अवेस्ता। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जेंद अवेस्ता ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये आप कहेंगे कि आर्यों से संबंधित है, ईरान का एक ग्रंथ है। ठीक है। तो इस ग्रंथ से ये पता चलता है कि आर्य जो थे वे ईरान से भारत में प्रवेश कर आए थे। ठीक है। ईरान सॉरी भारत में आर्यों के प्रवेश का जो कारण था और भारत में आर्यों के टिकने का जो मुख्य कारण था उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है। आखिर आर्य आए और हमारे देश में बस गए। ठीक है। उसके पीछे क्या कारण था, क्या मुख्य वजह था, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है। आर्यों के भारत में ठहराव के मुख्य कारण। जिसमें पहला कारण है, तो यहाँ हम जान लेते हैं कि आर्यों के भारत में आने के बाद उनके मुख्य कारण थे यहाँ रुकने के। तो उन कारणों में जो सबसे पहला कारण था वो था अश्वचालित रथ। ठीक है। अश्वचालित रथ ये एक मुख्य कारण था उनका भारत में रुकने का। दूसरा, कांसे के अच्छे उपकरण का वे लोग प्रयोग करते थे। ठीक है। और ये जो कांसा है ये आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला उस समय का एक अच्छा ये औजार है। ठीक है। तीसरा था कवच। ठीक है। कवच जो कि शरीर को युद्ध में बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे मुख्य कारण हैं जो कि आर्यों के ठहराव का कारण बने। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता के बारे अब हम आगे ये जान लेते हैं कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में हिस्ट्री के सेगमेंट में पढ़ा था कि किसी भी सभ्यता को जानने का एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है।
ठीक है, यहाँ भी वैदिक सभ्यता को जानने का जो मेन फोकस होगा वो पहला होगा पुरातात्विक स्रोत। हम पुरातात्विक स्रोत के नजरिए से भी इसे जानेंगे। दूसरा होगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, हम इस नजरिए से भी वैदिक सभ्यता को जानने की कोशिश करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो पहला है वो है बोगुजकोई का अभिलेख। ठीक है, और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य नामक देवताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं इसका कोई जवाब नहीं है। बोगुजकोई का अभिलेख। बोगुजकोई के अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। ये देवताओं के नाम है। ठीक है, कभी-कभी इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि बोगुजकोई नामक ग्रंथ में किनकी चर्चा की गई है? तो देवताओं की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के देवता? तो 4 प्रकार के देवता। कौन-कौन से देवता? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। इन 4 प्रकार के देवताओं की चर्चा की गई है। अब पूर्व वैदिक आर्य में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पूर्व वैदिक स्रोत पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड मिलते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में धूसर चित्रित मृदभांड की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये रहे हमारे पुरातात्विक स्रोत जिससे हमें इन तीनों बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आखिर किस प्रकार की जानकारी मिलती है और कौन-कौन से साहित्यिक स्रोत इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में 4 प्रकार के वेदों की चर्चा मिलती है जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 प्रकार के वेदों की चर्चा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मिलती है। हालांकि इसमें भी एक डिवीजन है जो कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, जबकि ये जो 3 काल हैं ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने ये जाना कि पुरातात्विक स्रोत में क्या-क्या चीजें समाहित हैं और साहित्यिक स्रोत में क्या-क्या चीजें समाहित है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानने के बाद अब हम एक-एक करके यहाँ से इन सारे चैप्टरों को उठाएंगे। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, सामवेद के बारे में जानेंगे, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन सब की रचना किसने की? ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण क्या थे? ठीक है, किस प्रकार ये उत्तर वैदिक काल से भिन्न थे। ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है,
तो उस ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत अंतर्गत जो राजनीतिक बातें थी वो किस प्रकार हावी थी, उत्तर वैदिक काल में जाते-जाते ये किस प्रकार से बदलने लगी, हम इन सब के बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है और इस टॉपिक को कंटिन्यू हम करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि ये जो वैदिक सभ्यता टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है। क्योंकि इसमें हम 2 पार्ट को साथ में कवर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है? इस लिहाज से ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसको आराम-आराम से हम पढ़ेंगे और साथ ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम में आने वाले, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या फिर छोटे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन एक भी यहाँ से ना छूटे, ठीक है? तो मेरी कोशिश यही रहेगी और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक आज हमने शुरुआत की वैदिक सभ्यता की, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है? अगर आपने अन्य सभी वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।